अब मूवी की शुरुआत होती है एक कॉन्सर्ट को दिखाते हुए। डेट होती है 29 अक्टूबर 1993। एक कॉन्सर्ट द गैलोस चल रहा होता है, जहां पर हम देखते हैं कि एक एक्ट के दौरान लीड कैरेक्टर चार्ली को उस एक्ट के अंदर मौत की सजा सुनाई जाती है। ठीक इसके बाद उसे उस गैलोस पर चढ़ा दिया जाता है, जहां उसके गले में वो फांसी का फंदा लगा दिया जाता है। ठीक उसी तरह जिस तरह जब लॉ किसी को सेंटेंस टू डेथ घोषित करके मौत की सजा देती है। लेकिन ये तो सिर्फ एक ड्रामा था, मगर पता नहीं कैसे चार्ली सच में फांसी के फंदे पर झूल जाता है और ये दृश्य लगभग सभी के सामने हो रहा था। ऑडियंस और चार्ली के पेरेंट्स सभी वहां पर मौजूद थे। सब उसके पास पहुंचते हैं और उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाने की सोचते हैं, लेकिन तब तक उसकी सांसें रुक चुकी थी, वो खत्म हो गया था। खैर, अब इस हादसे को बीते 20 साल हो चुके थे। आज है 28 अक्टूबर 2013 और स्कूल एक बार फिर से कल इसी कॉन्सर्ट को दोबारा ऑर्गेनाइज करने का प्लान कर रही है और चार्ली को भी ऑनर करा जाएगा इस तरह से। खैर, अब इस ड्रामा को दोबारा शुरू करने का प्लान करा गया था, जहां पर इस बार लीड के तौर पर रीज और फाइफर नजर आएंगे। ये बिल्कुल उसी तरह होगा जिस तरह आज से 20 साल पहले घटित हुआ था। अब उस वक्त जिस रोल में चार्ली था, इस बार उस रोल में रीज होगा। अब यहाँ पूरे स्कूल को ही 20 साल पहले की वो कहानी पता थी। रीज इस ड्रामा में खुश था क्योंकि उसे उसकी को एक्टर फाइफर के ऊपर क्रश था और इसी दौरान उसे उसके क्लोज आने का मौका मिल जाता और सिर्फ यही एक वजह थी कि रीज इस प्ले का हिस्सा बन गया था। लेकिन हुआ कुछ ऐसा था कि प्ले से एक दिन पहले रीज बहुत ही ज्यादा परेशान था। एक तो वो अंडर कॉन्फिडेंट था, ऊपर से रिहर्सल्स के अंदर भी वो ठीक परफॉर्म नहीं कर रहा था। खैर, तभी उसका दोस्त रायन और उसकी गर्लफ्रेंड कैसिडी उसके पास आते हैं और रायन ये बोलता है कि वो प्ले करे ही ना। लेकिन रीज आखिर करता भी तो क्या करता, क्योंकि अगर वो प्ले नहीं करेगा तो पूरे स्कूल के सामने उसको हेट मिलेगा, स्पेशली उसकी क्रश फाइफर से। लेकिन इस बात पर रायन उसको एक जबरदस्त आइडिया सजेस्ट करता है। वो ये बोलता है कि अगर आज रात हम प्ले के स्टेज को ही तोड़ दें तो प्ले होगा ही नहीं, और जब प्ले नहीं होगा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन रीस ये बोलता है कि रात को ऑडिटोरियम का दरवाजा लॉक्ड रहता है, तो वो अंदर कैसे एंटर करेंगे। जिस पर रायन ये बोलता है कि ऑडिटोरियम का दरवाजा कभी लॉक्ड रहता ही नहीं है, वो सालों से खराब पड़ा है, तो ये बहुत बढ़िया मौका है अपने प्लान को अंजाम देने का। खैर, अब ये तीनों ही यानी कि रीस, रायन और उसकी गर्लफ्रेंड कैसिडी उसी ऑडिटोरियम के अंदर जाते हैं ताकि वो सब कुछ तोड़ दें और ये प्ले कभी हो ना पाए। उन्होंने काफी सारे ऐसे टूल्स भी कैरी किए थे और वो स्टेज को हिट कर 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 उसे डैमेज करने लगते हैं। खैर, इसी बीच रायन मजाक मजाक में जोर जोर से चार्ली चार्ली चिल्लाने लगता है, वो उसका मजाक उड़ा रहा था। खैर, तभी अचानक से पीछे से किसी के चलने की आवाज उसको सुनाई देती है और तीनों डर कर स्टेज के पीछे छुप जाते हैं। पूरे ऑडिटोरियम के अंदर अंधेरा था, लेकिन एक फ्लैश लाइट से फाइफर उनको दिखाई देती है, यानी कि अभी जो आवाज आई थी वो फाइफर की थी। वो तीनों इसलिए डर गए थे क्योंकि उनको ये लगा था कि शायद स्कूल से कोई आ चुका है और अगर पूरी मैनेजमेंट उन्हें इस तरह से स्टेज तोड़ता हुआ पकड़ लेगी तो बड़ी दिक्कत हो सकती है। खैर, जब वो लोग फाइफर को देखते हैं तो थोड़े से रिलैक्स हो जाते हैं। अब यहाँ पर फाइफर को दाल में कुछ काला लग रहा था, इस वजह से वो रीस को अकेले में पूछती है कि वो लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, वो भी इतनी रात में। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो ये थी कि वो यहाँ क्या कर रही है। खैर, अब रीस यहाँ पर उससे झूठ बोल देता है कि वो कल के प्ले को लेकर थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट था, जिस वजह से यहाँ पर वो अपनी कुछ लाइंस को प्रैक्टिस करने आ गया था। खैर, जैसा कि मैंने कहा कि फाइफर यहाँ पे क्या कर रही थी, तो रीस एग्जैक्ट यही सवाल पूछता है कि वो यहाँ पर क्यों आई है, वो भी इतनी रात को। तो इस बात पर फाइफर ये बोलती है कि उसने उनकी कार यहाँ पर बाहर पार्क हुई देखी थी और इस वजह से वो यहाँ पर आई। अब इसके बाद में रीस और रायन बाहर निकलने का सोचते हैं कि इससे पहले फाइफर को सच पता चल जाए, और वो ऑडिटोरियम का दरवाजा जैसे ही पुल करते हैं तो दरवाजा नहीं खुलता, जो कि बहुत ही अजीब बात थी, क्योंकि जो दरवाजा सालों से खराब पड़ा हुआ था वो इस तरह से अपने आप बंद कैसे हो सकता है। खैर, रायन की गर्लफ्रेंड कैसिडी फोन करने की कोशिश करती है ताकि कोई हेल्प आ पाए, लेकिन फोन के सिग्नल्स भी डाउन थे, या फिर एग्जैक्टली कहूं तो डेड हो गए थे। अब माहौल यहाँ पर काफी ज्यादा खराब होने लगता है। ऑडिटोरियम के अंदर हर जगह कोहरा और अंधेरा था और अब तक जो कुछ मजाक था वो एक भयानक डरावने मंजर में बदल गया है। कैसिडी बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और इस घबराहट के अंदर वो फाइफर को सच बता देती है कि उनका क्या मकसद था, वो क्या प्लान था और वो यहाँ पर क्या करने आए थे। ये सुनकर फाइफर बहुत नाराज हो जाती है, काफी गुस्सा करने लगती है। अब सभी लोग फाइफर को मनाने लगते हैं और उसे शांत करने की कोशिश करते हैं। तभी वो लोग ये देखते हैं कि प्ले का सेट बिल्कुल पहले जैसा हो चुका है, जबकि इन तीनों ने उसको तोड़ दिया था और उन्हें फांसी का फंदा ठीक वैसा ही लटकता हुआ दिखाई देता है जैसे कि वो पहले था। खैर, अब ये लोग बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगते हैं और इसी बीच एक तरफ आगे बढ़ते हुए वो लोग एक रूम के अंदर पहुंचते हैं जहां पर टेलीविजन ब्लर कंडीशन में अपने आप ऑन हो गया था। उस टेलीविजन के ऊपर चार्ली का ही प्ले चल रहा था 20 साल पहले वाला, और वो लोग ये देखते हैं कि किस तरह से चार्ली की मौत हुई। अब वहीं पर हम एक इंटरेस्टिंग डिटेल देखते हैं कि चार्ली की एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम एलेक्सिस था। वो इंटरव्यू दे रही थी कि चार्ली तो उस दिन उस एक्ट के रोल में था ही नहीं, बल्कि वो किसी और एक्टर का अंडर स्टडी था। और अंडर स्टडी का मतलब ये होता है कि जब उस रोल के लिए सेलेक्ट किए हुए एक्टर की तबीयत ठीक ना हो या फिर किसी और वजह से उसके रिप्लेसमेंट में अगर कोई दूसरा एक्टर एक्ट करता है, उसको अंडर स्टडी कहा जाता है। एलेक्सिस ये बताती है कि चार्ली को पहले हैंगमैन का रोल मिला था और हैंगमैन वही होता है जो कि फांसी पर किसी को चढ़ाता हो, यानी कि ये प्ले चार्ली को करना ही नहीं था, ये उसका रोल कभी था ही नहीं। खैर, तभी टीवी ऑफ हो जाता है और तभी अचानक से रीस बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है और इधर उधर बेचैन होकर भागने लगता है। सभी लोग उसे शांत करते हैं और तभी रीस एक शॉकिंग बात बताता है कि चार्ली जिस एक्टर की रिप्लेसमेंट में गया था वो उसके डैड थे और तब उसके डैड हैंगमैन थे और चार्ली वो एक्ट कर रहा था। लेकिन उसके पिता ने ट्रैप को सही वक्त पर नहीं खींचा, जिस वजह से चार्ली की मौत हो गई और शायद उसकी ही स्पिरिट इसी ऑडिटोरियम के अंदर कैद होकर रह गई है। अब देखो, यहाँ पर यह पता नहीं है कि उसने ऐसा क्यों किया था। शायद से वो एलेक्सिस को पसंद करता होगा, इसके चलते उसने चार्ली को खत्म किया।
बाकी ये चीज मैं अपने मन से बता रहा हूँ, यहाँ पर मूवी के अंदर ऐसा कुछ बताया नहीं गया है। खैर अब ये सब जानने के बाद भगदड़ मच जाती है और सभी लोग अलग अलग हो जाते हैं और इस तरफ रायन अकेला पड़ जाता है। वो अपना कैमरा और लाइट ऑन किए हुए सभी को ढूंढने लगता है और इसी बीच उस फ्लोर के ठीक ऊपर रूफ पर एक आवाज आती है जैसे कि वहाँ कोई दौड़ रहा हो और यहीं पर सारे वापस से मिल जाते हैं। लेकिन तभी अचानक कैसिडी को कोई हवा में उछालता है और अगले ही पल उसे वापस से नीचे पटक देता है, लेकिन उसके गर्दन पर जली हुई रस्सी के निशान भी पड़ गए थे। अब रायन रीस को ब्लेम करता है कि ये सब उसके पिता की वजह से हुआ और उसका बदला अब चार्ली की आत्मा उन सबसे ले रही है। रायन इस पर काफी गुस्सा हो जाता है और जोर जोर से चार्ली चार्ली चिल्लाने लगता है। सभी लोग उसे ऐसा करने से मना करते हैं लेकिन वो किसी की नहीं सुनता और तभी एक बड़ी सी सीढ़ी लेकर वो ऊपर चढ़ने लगता है जहाँ से शायद एक रास्ता बाहर निकलने का था, लेकिन तभी सीढ़ियों से उसे कोई नीचे धक्का दे देता है और रायन स्टेज के दूसरी तरफ सीधा नीचे गिर पड़ता है जिससे कि उसके पैर भी टूट जाते हैं। अब वो अचानक से एक पल के लिए कहीं गायब हो जाता है और सब उसे ढूंढने में लग जाते हैं। तभी रीस और कैसिडी उसे ढूंढते हुए उसी कमरे में पहुंचते हैं जहाँ पर टेलीविजन के ऊपर उन्होंने चार्ली की मौत वाली वीडियो देखी थी। अब रायन कहीं पर भी नहीं मिलता लेकिन उसका फोन वहीं गिरा हुआ था। अब असल में यहाँ पर रायन ने शुरू से ही कैमरा ऑन किया हुआ था जिस वजह से वो सारी चीजें उसके फोन में रिकॉर्ड हो गई थी जो कि अब तक हुई थी। खैर वीडियो के अंदर ये लोग देखते हैं कि जब रायन नीचे गिरा हुआ था तब एक साया हाथ में फांसी का फंदा लिए हुए दिखाई देता है जो कि मेरे ख्याल से चार्ली की आत्मा होगी और फिर यही साया रायन की गर्दन पकड़कर उसको खींच कर कहीं ले जाता है। खैर तभी हम एक डार्क सीन देखते हैं जहाँ पर गैलोस का एक कैरेक्टर हैंगमैन कैसिडी को उसी तरह गले में फंदा लगाकर मार डालता है जैसे कि चार्ली के साथ हुआ था। अब रीस और फाइफर सब कुछ कैमरा में देख रहे थे और अब सिर्फ ये दोनों ही बचे हुए थे। खैर अब रीस को ऑडिटोरियम के अंदर एक इमरजेंसी लाइट दिखाई देती है जिसको वो प्रेस कर देता है और कुछ ही देर के बाद में एक आवाज आने लगती है। अब रीस और फाइफर को यकीन था कि शायद पुलिस आ चुकी है और वो बच जाएंगे। एक तरफ का रास्ता खाली था और दोनों बाहर भी आ जाते हैं, लेकिन तभी रीस पीछे मुड़कर देखता है तो वो नोटिस करता है कि फाइफर तो अंदर ही है और उसे चार्ली की स्पिरिट ने कैद करके रखा हुआ है और अंदर से सिर्फ और सिर्फ फाइफर की चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही थी। रीस अब फाइफर के लिए अंदर आ जाता है क्योंकि वो उसकी क्रश थी, जहाँ पर दोनों ही स्टेज पर मिलते हैं और तभी उन दोनों पर स्पॉटलाइट शो होती है, यानी कि ये चार्ली का एक सिग्नल था जहाँ पर चार्ली के कैरेक्टर में रीस फाइफर से आखिरी अलविदा लेगा और सूली पर चढ़ जाएगा। अब वो दोनों ऐसा ही करते हैं और जब रीस सूली पर चढ़ता है तो चार्ली ट्रैप को प्रेस कर देता है जहाँ पर रीस को फांसी के फंदे पर लटकाकर वो मार डालता है और यहाँ पर फाइफर एक अलग ही अंदाज में ऑडियंस को ग्रीट करती है जैसे कि वहाँ पर ऑडियंस बैठी हो जबकि वहाँ कोई नहीं था, जिसके साथ ये सीन कट हो जाता है या फिर ये कह सकते हैं कि ये प्ले खत्म हो गया। खैर अब हम मूवी के अंत में आ जाते हैं जो कि इस फिल्म का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। हम देखते हैं कि दो पुलिस ऑफिसर्स एक रूम में एंटर करते हैं। यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन चल रही थी सभी के लिए, यानी कि जो बच्चे गायब हुए थे जैसे कि रायन, कैसिडी और रीस। और तभी हम यहाँ पर एलेक्सस को देख पाते हैं, जी हाँ, जो कि चार्ली की गर्लफ्रेंड है। साथ ही साथ वहाँ पर फाइफर थी जो कि अभी भी जिंदा है, यानी कि चार्ली ने उसे नहीं मारा। लेकिन यहाँ पर ऐसा क्यों था? तो दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के बहुत बड़े असली पत्ते। असल में चार्ली और उसकी गर्लफ्रेंड एलेक्सिस की बेटी फाइफर है, जी हाँ, और ये सब उनका प्लान था रिवेंज लेने के लिए। लेकिन हाँ, यहाँ पर जो चार्ली की स्पिरिट है वो बिल्कुल असली है, लेकिन यहाँ पर इन दोनों ने चार्ली की स्पिरिट का साथ दिया था बदला लेने के लिए। खैर पुलिसमैन फाइफर से चार्ली के बारे में पूछता है तो फाइफर उसका नाम लेने से मना कर देती है और उसी वक्त चार्ली उसके साथी को मार डालता है और अगले ही पल उस पर भी फांसी का फंदा फेंक दिया जाता है जिसके चलते उसे भी मार दिया जाता है और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो